तो देखो इस चैप्टर में सबसे लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट कर लिया था। केपी और टी का जो भी रिलेशन होता है वो भी कर लिया था। तो चैप्टर मैंने जैसे बताया कि नियरली कंप्लीट हो चुका है नीट और जेईई मेन के लिए। आज कुछ चीज़ें और करेंगे हम लोग जो मेनली एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ डिफिकल्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा हेट्रोजेनियस रिएक्शन के केस को फिर से समझते हैं। तो एक बार लिखते हैं हम लोग इसमें एक टर्म लिखते हैं पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट। एक पहले टर्म लिख लेते हैं। चलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लिखो टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो when there is a change in state of method at that time physical equilibrium is present याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब स्टेट चेंज होता है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, मतलब हम लोग या फिर लिक्विड से गैस, जैसे अगर आप H2O से जब लिक्विड से जब गैस जाते हो तो उस समय क्या होता है कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो आपका लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, गैस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों टाइम प्रेजेंट होते हैं। ये तो बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन था कि जिस समय लिक्विड गैस में जाएगा वो टेम्परेचर कहलाएगा, मतलब टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका एक डेफिनेशन और है, उसको लिख लेते हैं, उसको आज लेक्चर के लास्ट में समझ लेंगे या वैसे आगे के चैप्टर में उसका यूज और पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन था बहुत बेसिक डेफिनेशन था, एक्चुअल में ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन था ही नहीं। तो हम लोग इसका रियल डेफिनेशन चलो समझते हैं क्या होता है। इसमें नीचे लिखो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, it is known as temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। तो जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये वेपर प्रेशर क्या होता है, देखते हैं आज आगे लेक्चर हम लोग लास्ट में देखते हैं। ठीक है, तो चलो ये सब चीजें भी आगे करेंगे, आज हम लोगों को ये भी समझना है। तो पहले इसके पहले आते हैं कुछ हेट्रोजीनियस रिएक्शन पे। ठीक है, तो लिखो आगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट वाला ही हमें मेनली समझना था। देखो है क्या कि वाटर जो होता है लिक्विड से क्या बनता है, वाटर गैस बनता है। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली क्या करना है, एक्चुअली मेनली तो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे आपका वही वो जो ली चैटलर प्रिंसिपल था कि आपका प्रेशर या फिर वॉल्यूम का इफेक्ट, हमें ये सब चीज़ें करनी है एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहले ये एक रिएक्शन गिवन है, हाँ गिवन है ये। देखो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, दोनों इक्विलिब्रियम पे होता है। हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होते हैं एक साथ। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, मान लो कंप्रेस किया, ये जिसका मतलब ये है अगर आपने वॉल्यूम को घटाया, मान लो वॉल्यूम कम किया, तो अभी तक आपको गैस के टर्म में बोला था कि जहाँ पे कम गैस होगा उधर रिएक्शन जाएगा। या फिर ऐसे समझो जब भी आप वॉल्यूम कम करते हो, जब कंप्रेस करते हो, तो जिसका वॉल्यूम कम होता है वो बनता है। मतलब आपने कंप्रेस किया तो जिसका वॉल्यूम कम होगा वो बनेगा। किसका वॉल्यूम, मतलब आप दबा रहे हो ना, ये दबा रहे हो तो जिसका वॉल्यूम कम होगा वो बनने लगेगा, तो गैस से लिक्विड बन जाता है वो। आपने वॉल्यूम को मतलब कम किया या प्रेशर लगाया तो क्या होगा, लिक्विड बनने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि H2O लिक्विड विल फॉर्म, या फिर रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन।
तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रेशर को कम किया या फिर वॉल्यूम को मान लो बढ़ाया, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया, तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ पे गैस को मिल जाता है, फिर वॉल्यूम को बढ़ा रहे तो वही बनेगा जिसका क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। इवन अगर कई बार इवन वाटर को अगर वेपराइज करना होता है तो हम लोग ऐसा भी करते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। प्रेशर को डिक्रीज करने से भी आपको पता ही है, ये गैसेस स्टैंड में बताया था आपको। तो प्रेशर को अगर आप डिक्रीज करोगे तो अरे गैसेस स्टैंड बताया था ना एंड्रूस लॉ में कि गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे तो लिक्विड बनता है, उल्टा कर दो, लिक्विड को अगर आप लो प्रेशर पे लेके जाओगे तो गैस बन जाएगा। तो लो प्रेशर पे ऑटोमेटिक गैस बनने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास H2 गैस विल फॉर्म, और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें H2 गैस बनेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, इसमें कहाँ जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ में आ गया, चलो इसमें मेनली इसमें चलो बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि दोनों होने चाहिए। देखो बॉइलिंग पॉइंट पे समझो, बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे बताया मैंने भी फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, दोनों होने चाहिए, सॉलिड मतलब लिक्विड और गैस। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों होने चाहिए, ठीक है। आप जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो लिक्विड ज़्यादा बन गया, अरे लिक्विड ज़्यादा बन गया ना, दबा दिए तो लिक्विड ज़्यादा बन गया। तो अगर लिक्विड बन गया तो अब आपको दोबारा इस गैस को बनाना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हीट करना पड़ेगा। और क्या चांस है, मान लो किसी ने प्रेशर अप्लाई किया, दबा दिया, तो दबाने से क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड मान लो बन गया, तो गैस बनाने का क्या तरीका है, गैस बनाने का एक ही तरीका, हीट करो, हीट करोगे तो गैस बन जाएगा। मतलब गैस बनाने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, तो मतलब आपको फिर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, प्रेशर दबाया मतलब लगाया तो लिक्विड बन गया। अब फिर से गैस बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर आपको वही बॉयल करना पड़ेगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं या फिर वॉल्यूम कम होता है, इस केस में क्या होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो देखो गैस ज़्यादा बन गया, अरे प्रेशर कम किया तो गैस ज़्यादा बन गया। बॉइलिंग पॉइंट के लिए दोनों होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर प्रेशर कम किया तो गैस ज़्यादा बन गया। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों के स्टेट के चेंज को दिखाता है, ठीक है। अब सिर्फ गैस बन गया तो लिक्विड तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा लिक्विड तो बनाना पड़ेगा। तो देखो प्रेशर कम किया तो गैस ज़्यादा बन गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, देखो यहाँ पे गैस बन गया, ठीक है, पर बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब वहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों होना चाहिए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो गैस ज़्यादा बन गया तो कुछ लिक्विड तो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर को कम करो, ठंडा करो तो लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर कम होगा या वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब कि यहां से ये समझो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कम प्रेशर अप्लाई करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से समझो कि क्या होता है, वाटर की बात करते हैं, वाटर की, ठीक है। देखो होता क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है तब जब प्रेशर होता है 1 atm। सारा खेल भाई प्रेशर का है, सारा खेल 1 atm पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। नॉर्मली कभी आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑब्वियस से मान के चलते हैं कि आपने एयर में बॉईल किया है, और इस वजह से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका 100 डिग्री रहता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ज़्यादा होता है अगर प्रेशर 1 atm ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अभी डिस्कस नहीं कर रहे प्रेशर कुकर, आगे करेंगे। बस ध्यान रखना कि प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। 100 डिग्री ज़्यादा होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब
अगर आपका प्रेशर 10 atm है तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट उसका 200 डिग्री के आसपास चला जाए। प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होता है अगर प्रेशर 1 atm से कम होता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सारा प्रेशर का खेल है, ठीक है। प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो लिक्विड बन जाता है, तो हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कम करोगे, गैस ज़्यादा बन गया तो थोड़ा कंडेंस करना पड़ेगा, तभी तो अरे इक्विलिब्रियम पे होता है बॉइलिंग पॉइंट, तभी क्या होगा, बॉयल करेगा, ठीक है। तो ये होगा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। अब हम लोग इसमें आता है सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आप खुद सोचो, मान लो कोई चीज सॉफ्ट है, उसको अगर दबाओ, दम लगा के पूरा एनर्जी से दबा दो, तो वो क्या होगा, पिचक जाता है और क्या बन जाता है, हार्ड, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अरे मान लो किसी एक हल्का हल्का सब्सटेंस है, सॉफ्ट है, जिसका डेंसिटी कम है, उसको दबाओ, एकदम दम लगा के दबाओ, जब दम लगा के दबाओगे तो वो सब्सटेंस बनेगा जिसकी, मतलब वो क्या होगा, जब दम लगा के दबाओगे तो बहुत क्लोज आ जाएंगे और वो बन जाएगी जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अरे कॉमन सेंस से सोचो, दबा दिया एकदम, तो वो क्या होगा, वो बनेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो सॉलिड और लिक्विड में नॉर्मली डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मली, अभी हम लोग इसमें एक अलग केस भी करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, कौन ज़्यादा डेंस होता है, नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, जिसका मतलब है वॉल्यूम को कम करते हो, प्रेशर को बढ़ाओ, दम लगाओ, तो लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पता ही होता है, ज़्यादा प्रेस करने पे क्या होता है, लिक्विड बन जाता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ज़्यादा दबाओगे तो क्या होगा, लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड, एकदम क्लोज पैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड विल फॉर्म, ठीक है। और इसमें नीचे लिखो, प्रेशर अगर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। ये ध्यान रखना हेट्रोजीनियस है, इसमें डेंसिटी के टर्म में सोचना, डेंसिटी के टर्म में, तो वॉल्यूम ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम किया, मतलब जो फिर कम डेंस वो बनेगा, लिक्विड विल फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा, जब दम लगा के दबाओगे, तब क्या बनेगा, वो बनेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा प्रेशर पे वो बनता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और प्रेशर कम करोगे तो वो बनेगा जो क्या होगा, लेस डेंस होगा, ठीक है। मतलब हाई प्रेशर पे हार्ड वाला चीज़ बनेगा, लो प्रेशर पे सॉफ्ट वाला बनेगा, ठीक है। इसमें नीचे लिखो when external pressure is increased, at that condition substance with high density is formed, and when external pressure is decreased then substance with low density is formed। तो हाई प्रेशर पे वो बनता है, हाई प्रेशर पे वो बनता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लो प्रेशर पे वो बनता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। एक चलो एग्जांपल समझते हैं, ग्राफाइट से डायमंड, ठीक है, ग्राफाइट डायमंड किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो सबको पता है डायमंड की डेंसिटी क्या होती है, ग्राफाइट से ज़्यादा होती है। तो डायमंड की डेंसिटी पता ही है, अरे डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो होगा क्या, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वो बनेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो क्या बनेगा, डायमंड। पता ही हाई प्रेशर पे डायमंड बनता है, तो क्या होगा, डायमंड विल फॉर्म। अगर प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, ग्राफाइट विल फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना कि जब डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो बनता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो बनता है, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बनता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर प्रेशर कम होता है तो वो बनता है जिसकी डेंसिटी कम होता है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। डेंसिटी के टर्म में समझोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब प्रेशर को बढ़ाने से सॉलिड बनता है और प्रेशर को कम करने से क्या होता है, लिक्विड बनता है। पर
चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती। वाटर इसको फॉलो नहीं करता। देखो वाटर के केस में क्या है, H2O सॉलिड से क्या बनता है, H2O लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी जो है ध्यान रखना, H2O लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है आपका H2O सॉलिड से। मतलब कि आपका वाटर का जो डेंसिटी होता है वो आइस से ज़्यादा होता है डेंसिटी। अरे पता ही होता है कि वाटर में अगर आप कोई चीज़ डालो, अगर वो डूब जाता है तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, और अगर आप कोई चीज़ वाटर में डालो और वो अगर वाटर में फ्लोट करता है तो उसकी डेंसिटी कम है। तो सबको पता है आइस जो होता है वाटर में फ्लोट करता है, और उसके बारे में डिटेल मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में बताया भी था कि आइस और वाटर के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो होगा क्या इसमें, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है आइस से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होता क्या है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ाने से हमेशा वो बनेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। प्रेशर बढ़ाने से ध्यान रखना हमेशा वो बनेगा, मतलब आप दबा रहे हो तो दबाने से वो बनेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर विल फॉर्म। मतलब प्रेशर बढ़ाने से आप वाटर बनना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। सॉलिड या लिक्विड क्या बनेगा ये नहीं फिक्स होता है, डिसाइड इससे होता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा। अरे दबा रहे हो दम लगा के तो वो बनेगा जो क्लोज होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर आपने प्रेशर कम किया या वॉल्यूम को बढ़ाया, दोनों एक ही मतलब है, तो फिर वो बनेगा जिसकी डेंसिटी कम है। और भाई किसकी डेंसिटी कम है, आइस की, तो क्या होगा, आइस विल फॉर्म, ठीक है, आइस विल फॉर्म। अब इसमें चलो एक टर्म और समझ लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नीचे लिखो हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट, आप लोग लिखो मेल्टिंग पॉइंट, लिखो क्या होता है, लिखो टेम्परेचर एट विच ice is converted into liquid water is known as melting point। आगे लिखो at melting point both ice and water exist and they are in physical equilibrium दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने भाई प्रेशर बढ़ा दिया तो वाटर बन गया, मतलब कि क्या होगा, आइस विल मेल्ट एंड वाटर विल फॉर्म। आइस विल मेल्ट, प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो आइस पिघल जाएगा और वाटर क्या होगा, वाटर बन जाएगा। अच्छा, मतलब वाटर क्या है आपका ज़्यादा बन गया, मतलब प्रेशर अगर आपने लगाया तो वाटर ज़्यादा बन गया भाई, मेल्ट कर गया। और मेल्ट कर गया, ये बन गया, अब आइस बनाना पड़ेगा ना, आइस बनाना, ये तो मेल्ट कर गया, तो क्या करो, ठंडा करो। अरे ठंडा करोगे तभी तो भाई वाटर से बनेगा आइस, ठंडा करना पड़ेगा ना, तो ठंडा करो इसको। प्रेशर बढ़ाया तो आइस पिघल गया, अब आइस बनाना होगा तो टेम्परेचर को घटाओ, टेम्परेचर जब घटेगा तभी तो आइस बनेगा। तो इसमें अगर आपको आइस बनाना है तो क्या होगा, नाउ टू फॉर्म आइस, और आइस को बनाने के लिए क्या होगा, डिक्रीज द टेम्परेचर। तो अरे आइस बनाना है ना तो टेम्परेचर को घटाओ, और कैसे बनेगा आइस, अगर आइस तो पिघल गया, अब बनाओगे कैसे बनोगे, ठंडा करो, क्या होगा, ठंडा करोगे तभी तो बनेगा आइस, तो ठंडा करना पड़ेगा भाई आइस बनाने के लिए, तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। मतलब कि क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये, मतलब ऐसा कोई एग्जाम ने इंडिया में जो है पूछा नहीं किया अभी तक, मतलब इतना ज़्यादा, और लोग कंफ्यूजिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, ये पूछता ही रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लोग क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो इसको 100% गलत करेंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से आइस पिघल जाता है, आइस मेल्ट कर जाता है, तो आइस को बनाने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब आगे देखो, प्रेशर अगर मान लो आपने कम किया
तो वाटर भी सारा का सारा कन्वर्ट हो गया आइस में। तो इसमें क्या है कि वाटर इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, अगर प्रेशर को कम किया तो वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर प्रेशर कम किया तो। अब आइस ज़्यादा हो गया है, आइस ज़्यादा हो गया तो आइस को पिघलाओ। और आइस ज़्यादा, देखो मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों होने चाहिए ना दोनों। प्रेशर कम किया, वाटर गायब हो गया, सबका सब आइस बन गया। अरे आइस बन गया तो वाटर तो चाहिए ना, वाटर चाहिए तो क्या करोगे, गर्म करो तभी तो आइस पिघलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टू फॉर्म वाटर increase the to form water increase the temperature। टेम्परेचर बढ़ाओ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आइस पिघल जाएगा। अरे हीट करो, जब इसको गर्म करोगे, हीट करो, जब गर्म करो तो गर्म करने से क्या होगा, जो आइस है वो भी पिघल के वाटर आ जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म वाटर को बनाने के लिए क्या होगा, इंक्रीज करो टेम्परेचर को बस। हाँ, इसमें क्या होगा, नीचे लिख लो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, नीचे लिख लो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब देखो क्या, ध्यान देने वाला बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान देना। वाटर की बात करते हैं, अगर प्रेशर 1 atm है तो फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, मतलब कि 273 केल्विन। अगर प्रेशर 1 atm से ज़्यादा है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री से कम। अरे अभी तो लिखवा है ज़्यादा प्रेशर होने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, पढ़ो। ज़्यादा प्रेशर होने पे क्या होता है, वाटर बन जाता है, वाटर बन जाएगा तो ठंडा करना पड़ेगा आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट कम। और प्रेशर अगर आपके पास मान लो कम है, 1 atm से अगर मान लो प्रेशर आपके पास कम है तो फिर आपको, अरे प्रेशर कम होने पर आइस बन जाएगा तो हीट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो भाई वाटर का केस। ठीक है, सब कुछ हो गया, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बस हो गया, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलो 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं पहले। एक न्यूमेरिकल लिखो फटाफट, इसमें नीचे लिखो एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन only carbon and CO2 gas are present. At the start of chemical reaction only carbon and CO2 gas are present. If initial pressure is 10 atm and total pressure at equilibrium is 14 atm and total pressure at equilibrium is 14 atm, find the kp of the reaction। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो अब देखो स्टार्टिंग में प्रेशर है 10 atm, सॉलिड का तो कोई लेना ही देना ही नहीं होता प्रेशर का। प्रेशर मतलब कि लिक्विड एंड मतलब प्रेशर का मतलब होता है सिर्फ गैस, प्रेशर मतलब सिर्फ गैस। सॉलिड या लिक्विड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो 10 atm है वो किसका प्रेशर है, आपका CO2 का प्रेशर होगा। और क्या इनिशियली बोला ये और ये प्रेजेंट, ये तो है ही नहीं। 10 atm का प्रेशर एक की वजह से हो सकता है, CO2 की वजह से। अब अगर आपके पास मान लो इक्विलिब्रियम अगर आता है, अरे इसका तो कुछ है ही नहीं काम, सॉलिड वाला केपी बोला है, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर, सॉलिड का पार्शियल प्रेशर लगा, तो इसका टेंशन ना लो, ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो क्या होगा, बस जो गैस उस पर ध्यान दो, 10 - p, तो ये बनेगा 2p। तो देखो क्या होगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा
प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO। CO2 कितना है 10 माइनस पी और CO कितना है 2p और टोटल प्रेशर कितना गिवन है 14। तो देखो P के वैल्यू कितना आएगा 4 atm, P 4 atm आ गया, यहाँ रख दो, जो हो जाएगा 6 atm, अरे यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, कितना होगा 8 atm, अरे यही होगा। अब देखो Kp निकालते हैं, तो देखो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस ये जो प्रेशर जो निकल रहा है ये 6 और 8 ये इनके खुद के प्रेशर, यही तो होता है पार्शियल प्रेशर, ये इनके खुद के प्रेशर है, तो यही पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये कितना होगा, ये होगा 8 का स्क्वायर अपॉन 6, बस हो गया 48/6, नहीं 64/6 या 32/3, बस और यही आंसर हो गया। ये एक क्वेश्चन लिख लो, 7/2 रहने पे ये था कि आप बोलते सर कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब सही नहीं हो पा रहा, ये बल्कि बेटर है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, देखो इनिशियली ओनली Cl2O7 is present, initially only Cl2O7 is present if initial pressure is 5 atm, if initial pressure is 5 atm and total pressure at equilibrium is 12 atm and total pressure at equilibrium is 12 atm, find the degree of dissociation of Cl2O7, find the degree of dissociation of Cl2O7 and also find the Kp of the reaction. Find degree of dissociation of Cl2O7 and also find the Kp of the reaction, ठीक है। अब देखो है क्या, रिएक्शन के स्टार्ट में सिर्फ यही था 5 atm, ठीक यही था, ये कंज्यूम होगा, तो प्रेशर के टर्म में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 5 माइनस पी, तो ये भी 1 है, पी बनेगा, ये 3 है तो ये 3p बनेगा, ठीक है। तो देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, अरे सबको मिला के 5 माइनस पी और प्लस 3p और कितना आ रहा है 12, देखो 12 इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 3p, फिर p इक्वल टू क्या उधर जाएगा तो कितना आएगा 7, तो 7/3, p की वैल्यू 7/3, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते क्या होगा 5 माइनस 7/3, तो कितना होगा, ये होगा 8/3, ठीक है, ये आया, ये होगा 7/3, ठीक है, और यहाँ रखोगे तो ये होगा 7, अरे यही आएगा मेरे सब सही है, तो यहाँ रखोगे तो 7/3, 5 माइनस 7/3 तो 8/3, 7/3 और ये 7, ठीक है, एकदम सही है। सबसे पहले अल्फा मतलब मोल डिसोसिएटेड अपन इनिशियल मोल, यहाँ पे वो आप ऐसे केस में प्रेशर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, तो देखो क्या होगा यहाँ पे अल्फा क्या होगा P/5, अरे मोल डिसोसिएट वो P वाला हुआ था, वो वही प्रेशर के टर्म में कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा 7/3 डिसोसिएट हुआ, इनिशियली कितना था 5, तो होगा 7/15। अरे प्रेशर भाई जो डिसोसिएट हो रहा है, ये जो P है वो 7/3, तो 7/3 और 5, 7/3/5, तो यही होगा 7/15, ये है आपके इसकी वैल्यू। दूसरा Kp,
तो देखो सबके पार्शियल प्रेशर को पुट कर देते हैं। तो इसका पार्शियल प्रेशर है 7/3, अरे यही ना 7/3 इसका पार्शियल प्रेशर। ऊपर आ जाएगा 7⁴ और नीचे 8। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चलो हो गया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, काफी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे करते हैं, इसमें एक टर्म सीखते हैं साइमल्टेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग यहाँ पे एक साथ 2-3 रिएक्शन को कराएंगे। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगे, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और आने के इक्विलिब्रियम में तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत नॉर्मली फील हो गई है। तो हम लोगों का क्या है, साइमल्टेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक साथ कम से कम 2 रिएक्शन होते हैं। और देखो 2 रिएक्शन में मान लो कि एक कंटेनर है, मैंने उसमें 2 रिएक्शन करवा दी। ठीक है, मान लो कि वही कुछ N2 + H2 से अमोनिया बनता है, और एक मान लो कुछ भी C + O2 से CO2 बनता है। ठीक है, N2 + H2 से अमोनिया बनता है, C + O2 से क्या बनता है, CO2। दोनों में ना कोई रिएक्टेंट कॉमन है, ना कोई प्रोडक्ट कॉमन है। तो ऐसे रिएक्शन का कोई एक्चुअल में यूज नहीं है, ऐसे रिएक्शन साइमल्टेनियस नहीं करेगा। अरे मतलब कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों को कोई मतलब ही नहीं, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ेगा जब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ कॉमन हो। जब कुछ ना कुछ कॉमन है तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि 2 रिएक्शन कम से कम एक साथ करवाएंगे, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कुछ कॉमन नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आगे जब आने के इक्विलिब्रियम करेंगे तो 2-2 एसिड या 2 बेस, 1 एसिड 1 बेस, तो वैसा इस आगे करेंगे। तो पहले यहाँ पे नीचे लिखो इन साइमल्टेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम minimum 2 reaction take place simultaneously. Minimum 2 reaction take place simultaneously in the same container. Minimum 2 chemical reaction take place simultaneously in the container. In this reaction minimum 1 reactant or 1 product are common. In this reaction minimum 1 reactant or 1 product are common. कुछ ना कुछ तो भाई कॉमन होना चाहिए, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कम से कम 2 रिएक्शन एक साथ करवाते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होता है आपका कॉमन होता है। मिनिमम 1 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर कॉमन। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको करते हैं। पहले मैं इसको समझने के पहले मैं पहले एक रिएक्शन बता देता हूँ। पहले एक रिएक्शन, क्योंकि आगे कुछ कॉन्सेप्ट समझने के पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैंने फील किया कई बार लोग यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो सॉलिड, दोनों गैस है। ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि ये है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुझे भी लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अभी तक का कि लोग इसको भी गलत कर देते हैं। तो इसमें लिखते हैं, लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ ओनली NH4Cl। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ ओनली NH4Cl if total pressure exerted by gas, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, find the Kp of the reaction। Kp बताना है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये तो आपके सॉलिड, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी टूटेगा तो गैस बनेगा, तो ये भी P बनेगा और ये भी मान लेते P बनेगा। तो देखो यहाँ पे
टोटल प्रेशर का मतलब क्या होगा 2P, यही होगा P, ये इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर दोनों का, तो 2P, तो ये क्या होगा 10 एटीएम, तो P की वैल्यू कितना आएगा 5 एटीएम। तो देखो यहाँ पे जो Kp होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो ये होगा 5 और ये होगा 5, तो ये होगा 25 एटीएम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आपका Kp है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ये जो मैंने करवाई ये आपको ये जो करवाई जेई मैंने नीट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो साइमल्टेनियस में क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन, चलो एक रिएक्शन को समझते हैं। ए सॉलिड से बनता है मान लेते हैं बी गैस और सी गैस, ठीक है, अज्यूम करते हैं। और मान लेते हैं एक आपके पास कुछ डी सॉलिड है, इससे भी बनता है बी गैस और ई गैस, मतलब कि दोनों रिएक्शन में ये जो बी है ये कॉमन है, ठीक है। इन रिएक्शन को सॉल्व करने के पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो। इसके साथ ये कराओ कुछ और कराओ, उससे कोई लेना देना नहीं उसको, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदल सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन की प्रॉपर्टी, वो कभी नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मान लेते हैं आपके पास रिएक्शन हुआ, सपोज करते हैं यहाँ से प्रेशर बना P1 और P1, ठीक है, यहाँ से प्रेशर बना P2 और P2, ठीक है। अब देखो अगर एक, आप खुद सोचो, अगर एक कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रहा है, बी गैस यहाँ से आया कंटेनर में और बी गैस यहाँ से आया, अरे कंटेनर में गैस तो मिक्स हो जाएगा। अब मान लो बी गैस, मान लो, अरे आप खुद सोचो, आराम से इमेजिन करो, एक कंटेनर में बी गैस यहाँ से आया, बी गैस यहाँ से, एक ही कंटेनर में, तो बी गैस कंटेनर में फैल गया। अब जो गैस बी गैस फैल गया, उसको क्या पता वो कहाँ से आया, तो वो तो इसके लिए भी एक, मतलब जो टोटल जो बी गैस बन गया कंटेनर में, अब वो इसके लिए भी काम कर सकता है, इसके लिए भी काम कर सकता है। मतलब ये कि जो गैस कॉमन हो जाएगा वो क्या होगा, वो टोटल प्रेशर आपका, मतलब उसमें क्या है, आपको टोटल प्रेशर ऐड करने हैं। मतलब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझो, पहले वाले से भी देखो बी गैस बना, दूसरे वाले से बी गैस बना, तो बी गैस जो होगा वो टोटल बी गैस होगा, मतलब टोटल बी गैस होगा वो। अब अगर इस रिएक्शन को मान लो बैकवर्ड जाना है, तो कंटेनर में कितना बी प्रेजेंट है तो उससे फर्क पड़ेगा ना। अरे इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड तो जाएगा ही जाएगा, तो अगर रिएक्शन को मान लो बैकवर्ड जाना है तो उसमें क्या होगा, टोटल बी कितना, उससे फर्क पड़ेगा। तो बी यहाँ से भी बन गया, मतलब एक्चुअली में टोटल बी हो जाएगा P1 प्लस P2। साइमल्टेनियस मतलब दो रिएक्शन एक साथ हो रही है तो दोनों का प्रोडक्ट कॉमन है, तो बी का टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2। मतलब कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने के लिए तो आपको बी का अमाउंट देखना होता है, अब बी का टोटल अमाउंट तो इतना है, और यहाँ से भी क्या है कि ये क्या लिखा जाएगा, P2 प्लस P1। अब एक बात समझो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पहले तो ये समझ लो कि आपको जैसे बी का प्रेशर लेना है तो वो दोनों का मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अरे आप खुद सोचो, मान लो रिएक्शन में सपोज करो CO2 गैस होता है, मान लो CO2 गैस दो जगह से बनता है, एक जगह से 10 एटीएम, एक जगह से 20 एटीएम, तो कंटेनर में पूरा CO2 कितना होगा, 30 एटीएम। तो वो 30 एटीएम के जैसे वो बिहेव करेगा कि वो 30 एटीएम है, ठीक है। तो अब ये टोटल और टोटल आपको लेना पड़ेगा। एक बात को ध्यान रखना है, अगर ये अलग चल रहा होता मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या आती, P1 आती। मान लो ये अलग चल रहा होता, इसकी वैल्यू मान लो P2 आती। अब जब दोनों को ऐड कर दिया तो ये होगा P1 प्लस P2 या फिर P2 प्लस P1। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर टोटल प्रेशर बढ़ गया है तो मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई तो दोनों रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अरे प्रोडक्ट अगर बढ़ता तो दोनों की रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो इन simultaneous reaction, if one product is common, in that case pressure exerted by that product, in that case pressure exerted by that product is sum of pressure exerted by product in both the cases. In that case pressure exerted by that product is sum of pressure exerted by product in both the cases, ठीक है।
ऐसे आप कंसंट्रेशन के लिए भी कर सकते हो। मान लो यहाँ से 2 मोल बनता, सपोज करके यहाँ से 3 मोल बनता, तो इसके टोटल मोल कितने होते हैं 5, ठीक है। अगर कोई चीज़ कॉमन हो गया तो ध्यान रखना कि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें एक चीज़ ब्रैकेट में लिख लो, ये इस चीज़ का भी ज़्यादा तो यूज़ नहीं होगा, आने के इक्विलिब्रियम इसका ज़्यादा यूज़ होगा, तो अभी इसमें नीचे लिख लो भी, बस नीचे लिखो इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन, ब्रैकेट में लिखना है, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन, in that case amount of product will increase, as we know that in Le Chatelier principle, if amount of product is increased, reaction will go backward to maintain the chemical equilibrium, ठीक है। अगर कुछ बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि ये है क्या, इसको बहुत अच्छे से करने के लिए एक न्यूमेरिकल को करते हैं। देखो एक रिएक्शन करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। मैं रिएक्शन को थोड़ा सा लंबा दूंगा, मतलब मैं इतना सिंपल नहीं रखना चाहता। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, ये रिएक्शन लिख लो पहले दोनों, और इसमें नीचे लिखो व्हेन NH4HS, when NH4HS dissociate, when NH4, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, NH4HS dissociate into ammonia and H2S, total pressure exerted by gas is 10 atm, total pressure exerted by gas is 10 atm। फिर आगे लिखो इसमें if NH4Cl dissociate into ammonia and HCl in separate container, total pressure exerted by gas is 12 atm, total pressure exerted by gas is 12 atm। Find the total pressure exerted by gas when NH4HS and NH4Cl dissociate in a common container। Find the total pressure exerted by gas when NH4HS and NH4Cl dissociate in a common container। अगर एक ही कंटेनर में अगर दोनों टूटते हैं तो बताना टोटल प्रेशर कितना होगा। ये सिंपली ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन रिएक्शन आपका डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। अब कैसे करते हैं सॉल्व, इसको देखो, इसको समझते हैं। सबसे पहले सेपरेट कंटेनर में हो रहा है तो इसके प्रेशर को P1 और इसको P1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2P1 की वैल्यू 10 atm है, तो P1 कितना हो जाएगा 5 atm, ठीक है। इसका Kp निकालना, Kp निकाला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि Kp नहीं बदलता। तो देखो यहाँ पे हम लोग Kp निकाल लेते हैं इसका। देखो Kp क्या होगा, P1 का स्क्वायर, तो Kp होगा 25 atm का स्क्वायर, ठीक है। पहला वाला आ गया। दूसरे वाले को करते हैं, इसको मान लेते हैं P2, इसको मान लेते हैं P2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2P2 इक्वल टू होगा 12 atm, तो फिर P2 कितना होगा 6 atm, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो जो Kp जो होगा वो होगा P2 का स्क्वायर, तो ये होगा 36 atm का स्क्वायर, ठीक है। ये P2 की वैल्यू होगी, P2 आपके पास ये होगा 36 atm का स्क्वायर, ठीक है। तो P1 आपको Kp, मतलब इसको Kp1 कर लेते हैं, इसको Kp2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सही होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को बदलते नहीं, ठीक है।
तो हमको इतना तो चलो पता चल गया था कि ये टोटल प्रेशर से मतलब टोटल प्रेशर एक्चुअली में दिया ही था केपी को निकालने के लिए। अब देखो है क्या, दोनों कॉमन कंटेनर में आ गए। कॉमन कंटेनर में आने के बाद क्या होगा, इससे भी कुछ आएगा, इससे भी कुछ आएगा, ठीक है। दोनों फिर आपस में ज़्यादा हो जाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। मतलब पहले आप समझो आराम से, इसको ये अमोनिया बनेगा, यहाँ से अमोनिया बनेगा, अमोनिया का मोल ज़्यादा हो गए, अमोनिया का मोल ज़्यादा हो गए तो रिएक्शन दोनों बैकवर्ड जाएगा, हाँ जाएगा। कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब लिख रहे हैं। अरे जब ऐसा नहीं लिखा कि ये बढ़ गया और वो फिर बैक, अरे जब मतलब ये बना दोनों का मोल ज़्यादा हो गए फिर बैकवर्ड जाएगा। जब बैकवर्ड जाएगा कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आया उस समय के हिसाब से मान लेते हैं उस समय यहाँ से x था, अरे बैकवर्ड जाएगा तो ये भी कंज्यूम होगा, ये भी कंज्यूम होगा, ठीक है। पर अल्टीमेटली दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से x बना है, ठीक है। अब P1 नहीं ले सकते क्योंकि कुछ रिएक्शन बैकवर्ड गया था, तो मतलब दोनों के मोल कुछ कम हुए हैं, तो हम लोग x ले लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये y बना, ठीक है। तो अमोनिया देखो दोनों में कॉमन है, तो इसको x प्लस वाई कर दो, इसको y प्लस एक्स कर दो, ठीक है। तो देखो पहले वाले से क्या होगा, इससे तो Kp1 इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ H2S, प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ H2S, अमोनिया और H2S। तो क्या होगा ये 25 इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ H2S, ठीक है। अमोनिया का प्रेशर और H2S का प्रेशर, तो कितना 25, तो क्या होगा ये x प्लस वाई और ये x, ठीक है। और वैसे यहाँ पे करेंगे देखो इसके लिए Kp2 इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये होगा प्रेशर ऑफ अमोनिया और क्या होगा साथ में प्रेशर ऑफ HCl। तो ये देखो कितना 36, ये y, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालना है, मतलब कि जब साइमल्टेनियस होगा तो कितना प्रेशर यहाँ से आगे ये निकालना है। तो अब करेंगे क्या, देखो लोगों के दिमाग में आता है कि इसको डिवाइड कर दो, नहीं इसको डिवाइड नहीं करना, इसको ऐड करो, अरे 1 और 2 को ऐड करो। देखो क्या होगा 25 प्लस 36, ऊपर वाला जो बनेगा देखो उसको ऐड करोगे तो देखो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। अरे करके देखो, इसमें यही तो ट्रिक है, इसको करके देखो, ऐड करोगे दोनों ऐड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई 2xy होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ऐड हो गया तो कितना है, ये मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 62 61, यही आ रहा है 61। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा √61, मेरे हिसाब से यार x प्लस वाई के लिए √61, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो टोटल प्रेशर पूछा है, तो देखो टोटल प्रेशर का क्या मतलब है, कौन कौन से गैस कौन कौन से, एक अमोनिया गैस, एक H2S और HCl। देखो अब इसमें ये मत करना कि अमोनिया 2 बार ऐड करो, देखो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी अमोनिया में ये ऐड कर दिया है, तो इसको दोबारा मत करना, नहीं फिर गलत हो जाएगा। देखो 3 गैस समझो, कंटेनर में 3 गैस, अमोनिया HCl और H2S, बस अमोनिया में ऑलरेडी सब जो भी ऐड करना था हमने कर दिया, कुछ और नहीं करना है। तो 3 गैस है, अमोनिया गैस है उसका प्रेशर लेना होगा, HCl गैस उसका प्रेशर और H2S गैस उसका प्रेशर। तो अमोनिया का प्रेशर कितना आ रहा है x प्लस वाई, यह है y और यह है x, तो देखो ये आया 2 टाइम x प्लस वाई, और x प्लस वाई को हमने निकाल लिया है, तो इसका आंसर है 2 टाइम √61। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर होगा, तो ये आया 2 टाइम √ क्या होगा 61, तो ये एक्चुअल में इसका प्रेशर आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखो अब इसमें ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी साइमल्टेनियस पे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मेरे पास है, एक अच्छा क्वेश्चन जो जे एडवांस में आ रखा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो 102 ग्राम
102 ग्राम सॉलिड NH4HS is taken in 2 liter flask, is taken in 2 liter flask at 57 डिग्री। देखो जे एडवांस का है वो क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो दिया मैं वही लिखवा रहा हूँ। 102 ग्राम NH4HS is taken in 2 liter flask at 57 degree Celsius following 2 equilibrium exist simultaneously, following 2 equilibrium exist simultaneously, तो 2 equilibrium गिवन है। फिर नीचे इसमें अमोनिया, इसमें देखो प्रोडक्ट ही टूट रहा है। एक बात को ध्यान रखना है, ये हाफ और 3/2 दिया था, इमोशनल होकर उसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना। ये एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, जो आपको बोला है चैप्टर में जैसा दिया वैसे सॉल्व करना होता है। इससे स्टार्ट किया है इसमें, और पहले ये हो रहा होगा, फिर अमोनिया से ये अमोनिया भी डिसोसिएट किया। तो देखो इसमें लिखा क्या है, लिखो नीचे लिखो, फिर नीचे लिखो 1 मोल ऑफ सॉलिड decomposes to maintain both the equilibrium। 1 mole of solid decomposes to maintain both the equilibrium। तो कितना डिकम्पोज किया, 1 मोल, ठीक है। फिर आगे लिखो एंड 0.75 मोल हाइड्रोजन गैस was found at equilibrium। 0.75 मोल H2 गैस, वही 0.5 मोल H2 gas was found at equilibrium। then find the equilibrium concentration of all species, then find equilibrium concentration of all species and Kc of both reaction and Kc of both reaction, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन का Kc पूछा हुआ है, और क्या पूछा है इसमें आपका, सबका कंसंट्रेशन पूछा हुआ है आपको, और साथ में क्या है कि वही वॉल्यूम देखो दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसका मोल निकालो, पहले तो यही नहीं पता कितना मोल है वो, तो हम लोग क्या करते हैं NH4HS का मतलब मोल निकालते हैं। तो कितना 102 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, और नाइट्रोजन का 14 और 5 हाइड्रोजन का 5 और सल्फर का 32, तो कितना आ रहा है, 46 + 5 51 ग्राम आ रहा है। तो इसका मोल ये कितना होगा, 2 मोल, ठीक है। तो को 2 मोल दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोला 1 मोल डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो मतलब देखो ये 2 मोल दिया था, समझो, अरे T = 0 पे 2 मोल की बनता। अब इक्विलिब्रियम पे देखो करते, इक्विलिब्रियम पे ध्यान से समझो, 2 में से 1 मोल डिसोसिएट का, बोला 1 मोल, तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, ठीक है। ये 1 मोल और 1 मोल। और एक बात को ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सॉलिड, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर देखो अमोनिया का 1 मोल बन गया। अब अमोनिया भी तो डिसोसिएट हो रहा है, यही बताना चाह रहा है कि अमोनिया डिसोसिएट हुआ, तो क्या होगा, 1 में से क्या होगा, ये X डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो ये बनेगा X/2, अरे ये 1 है और ये 3/2 है। देखो ये 1 - X हुआ तो हाफ के लिए X/2, और ये 3/2 मतलब ये होगा 3X/2, ठीक है। 1 - X हुआ तो हाफ के लिए X/2, 3/2 के लिए मतलब 3X/2, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। अब एक देखो बात समझना है कि अगर अमोनिया का मोल यहाँ पे आपने माइनस किया है, तो यहाँ पे भी इसको 1 - X करना होगा। अरे अमोनिया देखो सबसे पहले सॉलिड कितना दिया था, 2 मोल, 1 मोल बोला डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल बना, 1 मोल बना। अब अमोनिया फर्दर डिसोसिएट होगा, तो 1 में से X माइनस होगा, हाफ के लिए X/2, 3X/2, ठीक है। वहाँ अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे भी माइनस करना होगा। अरे अमोनिया सेम है ना, तो जो सेम है तो दोनों जगह उसका मोल सेम होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों जगह मोल इसके सेम होंगे। अब देखो करना क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस कितना बनना है, 3/2X, और दिया कितना है, दिया ये है 0.75 मोल। अरे 0.75 मोल गिवन है, तो देखो क्या होगा, 3X की वैल्यू
1.5, तो x की वैल्यू आया 0.5 मोल, x हाफ मोल आ रहा है, ठीक है, x हाफ मोल आया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिसका हमें जरूरत नहीं है। तो x कितना है, हाफ मोल, तो हाफ मोल का मतलब क्या है, यहाँ पे रख दो, सब में रख दो। तो ये कितना आ रहा है, ये भी हाफ मोल। अरे x का वैल्यू मैंने पुट किया, अरे x का वैल्यू यहाँ पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल, ये हो जाएगा 0.25 मोल, ठीक है, 0.25 मोल। x रखा हाफ मोल, 1 मोल, ये 0.5, ये 0.25, यहाँ रखने पे ये आ रहा है 0.75 मोल। बस सबके देखो मोल आ गए, तो अब क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, सबका कंसंट्रेशन पूछा है, तो करना क्या क्या है, सॉलिड्स का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 लीटर है तो 0.5/2, अरे मोल बाय वॉल्यूम होता है ना, तो ये कितना होगा 0.25, अरे मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H2S में निकाल लेते हैं, तो मोल बाय वॉल्यूम, तो 0.5 मोल पर लीटर। और चलो पहले वाले को सॉल्व भी कर लेते हैं हाथों हाथ, तो Kc पहले वाले रिएक्शन का, तो क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गैस लेने के लिए बोला, सॉलिड को नहीं, तो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑलरेडी ये कंसंट्रेशन निकाला है। देखो 0.25 का मतलब कितना होगा, चलो बस, अब 0.25 का मतलब इसको 1/4 भी तो लिख सकते हैं, अरे 0.25 है, इसको 1/4 लिख लो, ये अच्छा चलो छोड़ो, 0.25 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 0.125 मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे वाले को आते हैं, अब देखो नीचे वाले को भी कर लेते हैं। अमोनिया का कंसंट्रेशन तो निकाल लिया है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम, इसको यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही रहने देते हैं। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा इसका Kc, देखो Kc क्या होगा, नाइट्रोजन का पावर हाफ, अरे कोफिशिएंट हाफ था, ठीक है ये, और फिर क्या होगा हाइड्रोजन का पावर 3/2 अपॉन अमोनिया का पावर 1, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या था 0.75/2 का पावर हाफ, हाइड्रोजन कितना था 0.75/2 का पावर 3/2, जी हाफ मोल, हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल बचा है। और नहीं, या कंसंट्रेशन अमोनिया का देखो 0.25, इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी 1/4 लिख लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको 1/4 कर लेते हैं। नहीं, ये 0.25 था ना, ये इसको, अरे 0.25 का 1/4, देखो यहाँ से पावर हाफ और यहाँ से पावर 3/2, तो उसका पावर मेरे हिसाब से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब कुछ आ गया, तो देखो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 0.25 की पावर हाफ और 0.75 की पावर 3/2, देखो इसका पावर हाफ, इसका पावर 3/2, तो फिर 2 का पावर 2 आएगा और वो कट जाएगा, अरे 2 का पावर 2 और ये 4 कट जाएगा, मेरे हिसाब से सिर्फ यही बचेगा, बाकी देखो 2 कट गया है, मतलब ये क्या हुआ, देखो 1/4 का पावर हाफ, इसको एक काम करते इसको लिख लेते 3/4 की पावर 3/2, तो ये तो 1/2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पहले इसका, अरे बस यही बहुत, इसके आगे सॉल्व कर लेना, ये 3/4 का पावर 3/2, इसको सॉल्व, इसका रूट लेना फिर क्यूब करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक लास्ट टॉपिक लिखो आप लोग, अप्रोक्सीमेशन। देखो एक बात का ध्यान रखना है, अगर k का वैल्यू, अगर आपका k का वैल्यू 10⁻³ से अगर बड़ा है, मतलब k का वैल्यू अगर क्या है कि
10 टू द पावर अगर 3 से क्या है बड़ा एक्चुअल में, तो उस केस में मतलब कि के का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया। तो मतलब आपको बताया था कि जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होता रहता है। अगर के का वैल्यू 1000 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होगा रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अगर के का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप ये मानोगे अप्रॉक्सीमेटली रिएक्शन इज कंप्लीट। और अगर के का वैल्यू मान लो अगर बहुत छोटा है, जैसे 10 टू द पावर -3 से छोटा है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन मतलब रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब नो रिएक्शन, नियरली रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो अगर के का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कि रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो जाता है, के का वैल्यू अगर कम इसका मतलब कि रिएक्शन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है, इन अप्रॉक्सीमेशन को ध्यान रखना है। वैसे हम लोग जब आगे जाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे के का वैल्यू आप देखोगे -4 -5 में रहेगा। तो ये जो छोटा वाला ये जो है के, इसका बहुत यूज आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ये बड़े वाले पे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका के मान लेते हैं 10 टू द पावर 5 है, मान लेते हैं 10, मतलब बहुत ज़्यादा ही के है 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसमें नीचे लिखो रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल, बल्कि इसको और ज़्यादा कर लो, इसको 10 टू द पावर 10 कर लो, ज़्यादा अच्छा। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल SO2 एंड 2 मोल ऑक्सीजन। रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 10 मोल SO2 and 2 mole oxygen. Find the mole of oxygen gas left at equilibrium. Find the mole of oxygen gas left at equilibrium. ये given है क्वेश्चन, ठीक है, के दिया है और आपको बताना फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। तो आप बोलोगे सर ये के का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये 0 आएगा। हाँ, मतलब 0 और नियरली 0 में डिफरेंस है। देखो 0 तो नहीं आएगा, पर हाँ बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन नियरली कंप्लीट होगा, 0 के आसपास आएगा मुझे पता है। और ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो खत्म होने वाला था वो मतलब जो खत्म होने वाला होता है उसका ही मोल पूछा जाता है। अब देखो कैसे करेंगे, ये 0 तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में भी 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बहुत छोटी वैल्यू आएगा वही पूछा जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबको पता है कि जैसे अब इक्विलिब्रियम की बात करो तो 10 - 2x होगा और 2 - x तो बनेगा 2x। ठीक है, ये हमको पता है कि देखो इसमें नीचे लिखो इसमें देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी हाई। Equilibrium constant of above reaction is very high, so this reaction is nearly completed. So mole of limiting reagent is nearly 0 at equilibrium. तो जो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें देखो देख यही लग रहा है, उसके मोल नियरली देखो 0 नहीं होंगे पर नियरली 0 तो होगा, वही निकालना है। देखो 0 नियरली 0 जो भी निकालना है तो मतलब देखो क्या है कि तो 2 - x की वैल्यू नियरली 0, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको नियरली 0 मानो, तो x की वैल्यू क्या होगा नियरली 2, यहाँ पे पुट करो तो ये कितना होगा नियरली 6। ठीक है, और ये कितना होगा नियरली 4। ठीक है, हाँ वॉल्यूम आप मान लो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर। तो देखो क्या होगा K/Kc इक्वल टू क्या होगा SO3 का स्क्वायर अपॉन ऑक्सीजन और SO2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होगा। Kc इक्वल टू क्या होगा SO3 का स्क्वायर अपन ऑक्सीजन और SO2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। Kc की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 10। ठीक है, ये 10 टू द पावर 10 है Kc की वैल्यू। ये नियरली 0 हो गया पर यही तो निकालना है कितना होगा। चलो ठीक है, ये कितना बचा 6 और वो कितना बनना है 4। ठीक है, ये और वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर, ऑक्सीजन निकालना है जितना भी बचा है। ठीक है, और SO2 कितना है 6 का स्क्वायर। देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा
तो ये आपके पास नीचे जाएगा, उधर कर देते हैं तो क्या होगा, देखो 4 × 4 6 × 6 और ये 10 to the power -10, तो ये कटेगा 3 और ये 2, ये कटेगा 2 और ये 3, तो ये आपका पास आ रहा है ये 4/9 × 10 to the power -10। तो देखो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है -10, तो इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट देखो 0 मानना सही था। ठीक है, देखो 0 तो नहीं होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपको करना है। तो देखो अप्रॉक्सीमेशन के केस में क्या ध्यान रखना, जब k का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो मान के चलेंगे रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो गया, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी वैल्यू को नियरली 0 मानना, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सबकी वैल्यू आएगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली ऐसे केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसका वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने हर एक सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। के का वैल्यू जब बहुत कम होता है तो इसमें क्या होगा, वैसे केस हम लोग आगे करेंगे आने के इक्विलिब्रियम में। आने के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों को वैसे ही सारे केसेस को सॉल्व करना होता है।